युद्ध को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 15 पॉइंट का पीस प्लान दिया था, जिसे ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है। ये प्लान ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रैटेजी से कुछ बहुत अलग नहीं था। कुल मिलाकर ये एक फोर्स्ड नेगोशिएशन था, जिसके तहत कड़ी शर्तों के साथ ईरान के ऊपर ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डील साइन कर ले। ये अमेरिका के द्वारा ईरान के बिहेवियर को परमानेंटली रीशेप करने का प्रयास था। इसमें पीस प्लान के जैसा कुछ नहीं था, ये तो कॉम्प्रोमाइज़ करने जैसा लग रहा था। एक तरह से ईरान को सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा था। ईरान के सामने एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स प्रस्तुत की गई थी, जैसे कि वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को बंद कर देगा, स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस को अलाउ कर देगा, अपने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ हिस्सों को डिसमेंटल कर देगा, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीवियरली रिस्ट्रिक्ट कर देगा। जो पुरानी ईरान की न्यूक्लियर डील थी, उसकी तुलना में ये नया प्लान और ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। इसमें ईरान को अपने बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट को लिमिट करने के लिए कहा जा रहा था। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को डेवलप करने से मना किया जा रहा था, क्योंकि यदि ईरान भविष्य में न्यूक्लियर वेपन्स बना भी लेता है तो वो उसे डिलीवर तो मिसाइल से ही कर पाएगा। इसलिए ट्रंप के पीस प्लान में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को कर्ब करने की बात की गई है। फिर यह भी डिमांड की गई है कि ईरान रीजन में प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करना बंद कर देगा, जैसे कि गाज़ा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूथीज, इराक और सीरिया में शिया मिलिशियाज एक्सेट्रा। यानी ईरान के रीजनल इन्फ्लुएंस नेटवर्क को तोड़ने की बात की जा रही है। फिर अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के डिस्ट्रप्शन के कारण जो एनर्जी क्राइसिस खड़ी हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए ट्रंप के पीस प्लान में फ्री नेविगेशन को इंश्योर करने की भी बात की गई है। डिटेल्स क्लियर नहीं है, लेकिन अमेरिका पॉसिबली इंटरनेशनल मॉनिटरिंग को अलाउ करने की बात करेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% ग्लोबल ऑयल पास होता है। तो अमेरिका यहाँ पर फ्री नेविगेशन को इंश्योर करना चाहता है और मिलिट्री एक्टिविटी को रिड्यूस करना चाहता है। इन सभी कड़ी शर्तों के बदले ईरान को सैंक्शंस रिलीफ दी जाएगी और ग्लोबल मार्केट्स की एक्सेस दी जाएगी। तो कुल मिलाकर इस पीस प्लान के जरिए ईरान की रीजनल पावर को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी फ्यूचर न्यूक्लियर वेपन की कैपेबिलिटी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और ग्लोबल ऑयल मार्केट्स को स्टेबलाइज रखने का प्रयास किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, ईरान को यह प्लान काफ़ी एक्सेसिव और अनरियलिस्टिक लगा, बिकॉज ये तो अनकंडीशनल सरेंडर जैसा है। और अब तक जो लगभग 4 हफ्तों से ये युद्ध चल रहा है, उसमें अमेरिका तो इस पोजीशन में दिखाई नहीं दिया कि वो वॉर को एंड करने की टर्म्स को डिक्टेट कर सकता है, क्योंकि अब तक इस युद्ध में एसिमेट्रिक वॉरफेयर के कारण ईरान का अपर हैंड दिखाई दिया है। तो ऐसे में आप ईरान के सामने एक पीस प्लान पेश कर रहे हो, जिसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन सेट की गई हैं और ईरान के लिए कोई भी सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइड नहीं की गई हैं। तो क्या ईरान इसे एक्सेप्ट करेगा? ईरान को जो इंटरनली वीकन करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके रीजनल इन्फ्लुएंस को कट करने का प्रयास किया जा रहा है, एक प्रकार से सरेंडर को एक्सेप्ट करके पॉलिटिकल चेंज के लिए प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या ईरान इसे एक्सेप्ट करेगा? इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल को जो सेटबैक लगे हैं, वेस्ट एशिया में अमेरिकन बेसिस के ऊपर हुई तबाही के बाद ईरान आखिर क्यों एक्सेप्ट करेगा कि अमेरिका वेस्ट एशिया में डोमिनेट करे? यूएस लेड ऑर्डर को इफेक्टिवली चैलेंज करने के बाद वो खुद ही अपने सरेंडर डॉक्यूमेंट के ऊपर क्यों साइन करेगा? पूरी तरीके से वन साइडेड प्लान है, जिसमें अमेरिकन साइड पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बावजूद इसके कि अमेरिका और इजराइल ने अनप्रोवोक्ड अटैक किया था और यहाँ ईरान के ऊपर हैवी ऑब्लिगेशंस लगाई जा रही हैं। तो ये तो तय था कि ईरान इसे आउटराइट रिजेक्ट कर देगा। अब तक अमेरिका को ये बात समझ जानी चाहिए थी कि मिलिट्री प्रेशर हर बार पीस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए, ये आवश्यक नहीं है। मिलिट्री जीत एक अलग बात है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल दूसरी बात है। अमेरिका का इस प्रकार का एटीट्यूड कॉन्फ्लिक्ट को केवल प्रोलॉन्ग ही करेगा, खत्म नहीं करेगा। और इससे जो रीजनल इंस्टेबिलिटी होगी, एनर्जी क्राइसिस होगी, उसका प्रभाव अमेरिका के ऊपर भी पड़ेगा। तो डिप्लोमेसी तभी संभव है जब अमेरिका अपनी डिमांड्स को थोड़ा सॉफन करे, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए। ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर ट्रस्ट एकदम ज़ीरो है, वहाँ आप उस स्थिति में नहीं हो कि आप अपनी डिमांड्स को इम्पोज कर सको। खुद स्ट्रेटेजिक ब्लंडर करने के बाद आप दूसरे से ये उम्मीद कर रहे हो कि वो अपने बिहेवियर को बदले और उसके बाद आप प्रेशर डालना बंद करोगे, तो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी। यदि इजराइल के पास राइट टू डिफेंड है, तो ईरान के पास राइट टू डिफेंड क्यों नहीं है? जब ईरान पहले से ये अनाउंस कर दे रहा है कि यदि हम पर अटैक हुआ तो हम रिटेलिएट अवश्य करेंगे, तो अमेरिका यदि वॉर को रोकने के लिए सीरियस है तो पहले तो उसे अटैक करना बंद कर देना चाहिए। बिना म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप हुए कोई भी पीस डील नहीं होगी, बस एक लॉन्गर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगी। ऐसा बिल्कुल संभव है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी एरोगेंस और हाई हैंडेडनेस के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ जाए। ईरान का कहना है कि वॉर उसने शुरू नहीं किया था, लेकिन ख़त्म उसकी शर्तों पर होगा। वॉर को ख़त्म करने के लिए ईरान ने अपनी 5 कोर डिमांड्स रखी हैं, जिनके मुताबिक ईरान के ऊपर सभी मिलिट्री स्ट्राइक्स को रोकना होगा,
यदि शांति चाहिए तो पहले अटैक करना बंद करिए। ईरान को सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी कि कोई भी फ्यूचर वॉर नहीं होगा। अमेरिका की अनरिलायबिलिटी और अग्रीमेंट्स को ब्रेक करने की पुरानी आदत के कारण ईरान अमेरिका के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है। इसलिए ईरान को बाइंडिंग गारंटीज चाहिए कि भविष्य में ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा और रजीम चेंज के अटेम्प्ट्स को स्टॉप कर दिया जाएगा। यानी ईरानियन गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी और सर्वाइवल को इंश्योर करने का प्रयास कर रही है। फिर ईरान फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन की भी डिमांड कर रहा है। वॉर के कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, जो इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं, उसकी भरपाई करनी होगी। हर फ्रंट पे वॉर को रोकना होगा। केवल ईरान के अंदर ही नहीं बल्कि लेबनान, गाज़ा, हर जगह युद्ध को रोकना होगा। यानी ईरान अपने रीजनल एलाइज के प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, अपने रीजनल नेटवर्क और इन्फ्लुएंस को मेंटेन करने का प्रयास कर रहा है। फिर युद्ध को ख़त्म करने की ईरान की एक शर्त यह भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान की अथॉरिटी को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया जाए। अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल एनर्जी के ऊपर ईरान का ज़बरदस्त लेवरेज हो जाएगा। तो ट्रंप के पीस प्लान के अनुसार ईरान को स्ट्रेटेजिक कंसेशंस देने होंगे। वहीं ईरान अपनी डिमांड्स के ज़रिए ज़बरदस्त सिक्योरिटी गारंटीज चाह रहा है। तो दोनों साइड्स के बीच में अग्रीमेंट काफ़ी कठिन दिखाई दे रहा है। बेसिकली ईरान कमज़ोरी की पोजीशन से नहीं बल्कि स्ट्रेंथ की पोजीशन से नेगोशिएट कर रहा है। उसने काफ़ी टफ कंडीशंस रखी हैं। क्लियरली ईरान सिग्नल कर रहा है कि वो डेस्परेट नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो वॉर को लंबा खींच सकता है, अमेरिका के लिए कॉस्ट्स को बढ़ा सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि ईरान की बिगेस्ट बार्गेनिंग चिप है वो उसके कंट्रोल में है। तो सीज फायर काफ़ी कठिन लग रही है क्योंकि ये वेस्ट एशिया में फ्यूचर बैलेंस ऑफ पावर की लड़ाई है। अमेरिका ईरान को कंटेन करना चाहता है और ईरान रीजनल पावर की तरह रिकग्निशन चाहता है। तो ये जो कोर इशू है ये रिजॉल्व होना काफ़ी कठिन है। यदि सीज फायर होती भी है तो वो बस टेम्प्रेरी होगी। कॉन्फ्लिक्ट केवल पॉज होगी, एंड नहीं होगी। ये प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व नहीं होगी, बस कुछ देर के लिए मैनेज होगी। ईरान एक बड़ा और 9 करोड़ की आबादी वाला देश है और रीजन में जो गल्फ अरब स्टेट्स हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इनकी आबादी कम है। ये अमीर देश हैं बट मिलिटरली डिपेंडेंट हैं। तो इससे रीजन में एक पावर इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ईरान एक स्ट्रॉन्ग देश है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, परंतु इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो एंटायर रीजन को डोमिनेट कर सके। तो अभी युद्ध की ऐसी स्थिति है कि स्टेलमेट आ रखा है। कोई भी साइड पूरी तरीके से जीत नहीं सकता है, न ही दूसरी साइड को पूरी तरीके से हरा सकता है। तो इसका रिजल्ट होगा एंडलेस टेंशन। गल्फ देश अकेले ईरान को काउंटर नहीं कर सकते, तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए यूएस के ऊपर रिलाई करते हैं। रीजन में यूएस की प्रेजेंस को ईरान अपने लिए थ्रेट मानता है। तो इससे टेंशन और इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। इसलिए बातचीत होती है, टॉक्स होती हैं, टेंशन थोड़ी रिड्यूस होती हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद अटैक्स रिज्यूम हो जाते हैं, फिर से प्रॉक्सी वॉर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि समस्या की जो जड़ है वो ख़त्म नहीं होती। रूट कॉज है पावर इम्बैलेंस और मिसट्रस्ट। वो जब तक बनी रहेगी रीजन में टेंशन्स बनी रहेंगी। तो यदि शांति आती भी है तो वो टेम्प्रेरी रहेगी, परमानेंट नहीं रहेगी। वेस्ट एशिया की सिचुएशन काफ़ी लेयर्ड है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। रीजनल डोमिनेंस के लिए ईरान और सऊदी अरेबिया आपस में कॉम्पीट करते हैं। इजराइल ईरान को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट के रूप में देखता है। शिया वर्सेस सुन्नी की टेंशन्स हैं। ईरान एक शिया देश है जबकि ज़्यादातर गल्फ स्टेट सुन्नी हैं। फिर रीजन में प्रॉक्सी वॉर्स होते हैं। तो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स ओवरलैप करती हैं। यदि आप एक इशू को सॉल्व कर देते हैं तो भी बाकी बने हुए रहते हैं। इसलिए एक फाइनल सॉल्यूशन कठिन है। रीजन की ज्योग्राफी इसे और कॉम्प्लेक्स बनाती है। गल्फ वर्ल्ड की एनर्जी का केंद्र है। हॉर्मुज स्ट्रेट ग्लोबल ऑयल का चोक पॉइंट है। इसलिए यहाँ पर अमेरिका, चाइना, यूरोप, रशिया जैसी ग्लोबल पावर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। यहाँ पर हर एक कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल हो जाती है। जितने ज़्यादा प्लेयर्स रहेंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी और उसे सॉल्व करना उतना ज़्यादा कठिन होगा। तो क्राइसिस को मैनेज करना तो आसान है, लेकिन इसे रिजॉल्व करना काफ़ी कठिन है। प्रयास बस ये होना चाहिए कि वॉर्स को बहुत ज़्यादा एस्केलेट होने से रोकना चाहिए। फुल स्केल रीजनल कोलैप्स को प्रिवेंट करना होगा। ये इंश्योर करना होगा कि कोई भी सिंगल कंट्री डोमिनेट ना करे। रीजन में इक्विलिब्रियम और बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना होगा। ये इंश्योर करना होगा कि ट्रेड रूट्स ओपन रहें, ऑयल फ्लो कंटिन्यू रहें। कोर डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद इस प्रकार के लिमिटेड कोऑपरेशन के ऊपर सहमति बनानी होगी। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को कट ऑफ नहीं करना होगा। जो केओस क्रिएट होता है उसे कंट्रोल करना होगा। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स को मैनेज करना होगा। गल्फ रीजन में हिस्ट्री, रिलीजन, एनर्जी और पावर पॉलिटिक्स का होना परमानेंट टेंशन की एक परफेक्ट रेसिपी है। करंट गल्फ क्राइसिस को मैनेज करने के लिए केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी ही एकमात्र सस्टेनेबल तरीका है। यही प्रैक्टिकल प्रूवन मेथड है।
यदि सीरियस टॉक्स के जरिए डीएस्केलेट नहीं किया गया तो फिर दुनिया के पास खोने के लिए बहुत कुछ है।